नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर काल में हम उत्तर प्रदेश के उन विषयों की बात करते हैं जो आम आदमी से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। 2027 में चुनाव है और सबसे बड़ा आम आदमी के लिए सवाल होता है, चुनावों में सरकार किसकी बनेगी। वोट आम आदमी का काम आता है, लेकिन राजनीतिक दल कैसे आम आदमी के वोट को निचोड़ते हैं, कैसे उसे जिस तरह से लुभाने के प्रयास करते हैं, अपने पक्ष में लाने की कोशिशें करते हैं, और उसके बाद जो परिणाम। इस वक्त कांग्रेस पार्टी जिन कोशिशों में जुटी हुई है, आज हम उत्तर काल में उसकी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में कमबैक कर पाएगी कांग्रेस पार्टी, ये सवाल है। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। सुरेंद्र दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, अनुपम मिश्र जी, वरिष्ठ पत्रकार, नावेश शिको जी, वरिष्ठ पत्रकार, और कृष्णकांत शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी, कमबैक कितना आसान है, कितनी चुनौतियां हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक तरफ, और 2027 में किस रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी। क्या यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ पाएगी कांग्रेस पार्टी? सोच सकती है। बदला हुआ अपना अंदाज यूपी में कांग्रेस पार्टी को क्या कोई नया कॉन्फिडेंस दे सकता है, ये सवाल है। और नावेश शिको जी, शुरुआत में आपसे करती हूँ। पहली बात तो ये कि क्या कांग्रेस ऐसा सोच रही है? आज ही मुझे नहीं लगता है कि इस बात पे विचार किया जा रहा होगा कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें यहाँ बहुत कमजोर हैं। यहाँ पर उनकी तैयारी बहुत कमजोर है। उनका संगठन बिल्कुल इस स्थिति में नहीं है कि अकेले बूते पर वो चुनाव लड़ें। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले उपचुनाव हुए थे बहुत सारी सीटों पर, जिसमें एक सीट पर भी कांग्रेस नहीं लड़ी। बात सिर्फ ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने उसको एक भी सीट नहीं दी, जबकि इंडिया गठबंधन के तहत उपचुनाव भी लड़ा गया था। लेकिन कांग्रेस ने अपनी इच्छा शक्ति भी नहीं जाहिर की अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी के साथ कि वो एक सीट पर भी लड़े। दरअसल विधानसभा चुनाव बहुत आसान नहीं होगा। ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी होगी। उनकी डबल इंजन की सरकारें रही, 2 कार्यकाल मोदी के गुजर चुके हैं। करीब 12 साल की सरकार हो चुकी होगी। 2 कार्यकाल योगी के गुजर चुके होंगे, इसलिए विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन कोई भी दल इस स्थिति में नहीं है कि वो अकेले बीजेपी से टक्कर ले सके। भारतीय जनता पार्टी में इतना दम अभी भी बचा है। 10 साल की सरकार के बाद भी योगी आदित्यनाथ के चेहरे में इतना दमखम अभी भी बचा हुआ है कि वो चुनाव जीत जाने की स्थिति में आ सकते हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन विपक्षी कोई भी दल अकेले बूते पर भाजपा से नहीं लड़ पाएगा। ये सारे दलों को इस बात का एहसास है। समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, कांग्रेस के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा। कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव उतना कठिन नहीं होता है जितना विधानसभा चुनाव, खासतौर से उत्तर प्रदेश में संगठन को सुधारने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन एक कदम भी सफलता का आगे कांग्रेस नहीं बढ़ पाई है। स्थितियां ये होती है कि जब गठबंधन कोई होता भी है किसी भी दल के साथ, पिछले 10-15 सालों का अगर इतिहास देखिए, तो कांग्रेस के पास चंद सीटों के कैंडिडेट भी नहीं होते हैं, और ऐसे कोई जादू की खोज नहीं चली है। आपने कहा नावेद जी, आपने कहा कि कोशिशें जितनी की कांग्रेस पार्टी ने। कृष्णकांत शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी ने किस किस तरह की कोशिशें की जो जमीन पर नजर आई, आप देख पाए कि हाँ, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस थोड़ा प्रयास कर रही है खुद को बेहतर करने का? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले यूपी 2027 का जो चुनाव है वो देश के लिए एक नई रूपरेखा तय करेगी। अगला पीएम कौन बनेगा देश में, ये भी एक दिशा तय करेगी। क्या वो पीएम मोदी जी होंगे या योगी जी होंगे, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2027 में यदि योगी जी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और वंस अगेन यदि वो चुन के सीएम बन गए, तो उनका पीएम पे दावेदारी बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि देश में पीएम का ने ही एक एज सेट किया था कि रिटायरमेंट एज होगी, पार्टी का रिटायरमेंट है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। जब 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 फार्मूला खुद पे आई, तो वहां पे ये फार्मूला जो है उनकी, ये जो पुराने जो मजबूत नेता थे उसको पार्टी से बाहर निकालने का ये फार्मूला था,
लेकिन जब हर आदमी चाहता है कि जब अपनी बारी आई तो ये फॉर्मूला नहीं हुआ। 2027 में यदि कांग्रेस जो है यदि अच्छा चुनाव लड़ेगी तो उसका आगे का चुनाव रणनीति तय होगी। लेकिन अभी तक जो मुझे लगता है कि 2027 में अभी ना तो मायावती अभी अपने आप को तैयार हुई है, ना एक सपा के अलावा कहीं पे भी किसी को भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि भी जो लोकसभा का चुनाव में जिस तरह से सपा का प्रदर्शन रहा, लेकिन आपने जो जैसा बताया कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव दोनों एक अलग तर्ज पे लड़ी जाती है और दोनों के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होता है, ये बात भी सच है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि आपका लोकसभा में प्रदर्शन अच्छा रहेगा और लोकसभा में जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए, उससे एक चीज तो हुआ कि सपा कहीं ना कहीं फाइट देने के कगार पे पहुंच चुकी है। अब सत्ता के खिलाफ में लड़ना बहुत मुश्किल होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन आपने देखा गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं आया। ऐसे कितने सारे राज्यों में जहां 25 साल से बीजेपी है या वहां पे आपने देखा एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुआ। जहां आप यदि बंगाल की बात ले, ज्योति बसु जी का काफी जो हमारे दिवंगत नेता जब तक थे तब तक तो वहां पे बंगाल में कोई दूसरी पार्टी सत्ता एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर का लाभ नहीं उठा पाई। तो यहाँ पे भी यूपी में ऐसा जरूरी नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर का लाभ दूसरी पार्टी उठाए। लाभ तब मिलता है जब आप नेक टू नेक फाइट करते हैं और कहीं ना कहीं काफी मजबूत स्थिति में होते हैं, तब जाके एंटी इनकम्बेंसी का लाभ होता है। कांग्रेस का जहां पे अब मैं लास्ट इसका जो कांग्रेस का बताऊंगा, अब मैं लास्ट कांग्रेस का बता रहा हूं। कांग्रेस का मुझे ऐसा लगता है कि यदि यूपी में मायावती, सपा और कांग्रेस मिलकर यदि चुनाव नहीं लड़ी तो बीजेपी को हराना बहुत ही मुश्किल होगा। और यहाँ पे आपको मुस्लिम वोट, दलित वोट, ओबीसी वोट का यदि बंटवारा हुआ तो यहाँ पे समाज सपा का जो पीडीए फार्मूला है वो फेल हो जाएगा और पीडीए ही उसको बचाया था लोकसभा चुनाव में। तो कांग्रेस यहाँ पे ये गलती कभी नहीं करेगी, भले कम सीट पे लड़ेगी लेकिन कभी ये गलती नहीं करेगी, नहीं तो सुपड़ा साफ होने की स्थिति में है। यदि आज बिहार में चुनाव हो जाए और कांग्रेस अपने दम पे यदि बिहार में चुनाव लड़े तो वहां पे आपको पता है कि 2 से 3 एमएलए को की नैया पार कराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि धीरे धीरे कांग्रेस देश के हर राज्यों में जहां पे एक स्थिति मजबूत थी, आज वो स्थिति में है कि वहां पे एक क्षेत्रीय पार्टी के बराबर भी नहीं है, उसके बराबर भी नहीं है। वहां पे एक सिर्फ वोट 5% वोट बैंक का एक मार्जिन है जो किसी के लिए नमक का काम करती है। खाने में नमक जितना इंपॉर्टेंट है उसी तरह वो 5% वोट बैंक जो है उस पार्टी के सही सत्ता में आने के लिए वो कांग्रेस का इंपॉर्टेंट रोल है। तो यही कांग्रेस है। जी सुरेंद्र दुबे जी, दो पैनलिस्ट में बहुत साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस की आज की स्थिति जो है और कांग्रेस किस रणनीति के साथ जाएगी या जाना चाहिए ये बताया। आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन सुरेंद्र दुबे जी, इन तमाम परिस्थितियों के बीच भी क्या कांग्रेस पार्टी ये साहस कर पाएगी, कोई बार्गेनिंग की स्थिति में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो पाएगी, या जैसे विधानसभा उपचुनाव का कृष्णकांत जी ने जिक्र किया, नावेद जी ने, कि विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को सीट ही नहीं दी समाजवादी पार्टी ने, तो यहाँ पे क्या होगा विधानसभा में और कितना स्टेक पर कांग्रेस पार्टी अपना लगा पाएगी, कितने कैंडिडेट खड़े कर पाएगी। तो अभी जो इस वक्त आप कांग्रेस की स्थिति को देख रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी? आपका ऑडियो ऑन करिए सर। हाँ मीना जी, अभी कांग्रेस की मैं कोई स्थिति नहीं देख रहा हूं। चुनाव 2027 में और अब जो राजनीति जिस ढंग से हो गई तो कंटिन्यूअस चलने वाली राजनीति नहीं है। हर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में परिस्थितियां बदलती हैं और उसी हिसाब से राजनीति अब अंगड़ाई लेती है कि अब कौन सा विषय चल रहा है मार्केट में। देखिए, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है तब यहाँ तीन क्या 2 ही प्लेयर मैं मानता, एक बीजेपी और एक समाजवादी पार्टी।
बीएसपी एक ऐसी प्लेयर है जो खुद खेलना नहीं चाहती है, तो आप उसको प्लेयर मान करके खेल बर्बाद करने की दिशा में कोई विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। भाई अगर कोई खुद क्रिकेट के मैदान में न खेलना चाहे तो आप क्यों कह रहे हैं कि रन कैसे बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो बीएसपी के बारे में तो मैं स्पष्ट हूँ। और कांग्रेस भले तैयार हो जाए, सपा नहीं तैयार होगी उनके साथ किसी तरह का कोई गठबंधन करने। आपका विषय है कि क्या अकेले दल पर चुनाव लड़ेगी? अगर वो करेगी ऐसा तो एक राजनीतिक हाराकिरी होगी। उत्तर प्रदेश में उसकी कोई ऐसी स्थिति नहीं कि अकेले चुनाव लड़े। मुझे ऐसा लगता है कि उसको अल्टीमेटली समाजवादी पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ना होगा। और समाजवादी पार्टी भी अगर 2024 के चुनाव को ध्यान में रखेगी तो उसको लगेगा कि हाँ, मिल करके कोई एक ताकत हो सकते हैं, जिसमें हमने बहुत अच्छी सीटें सपा ने प्राप्त की और बीजेपी कांग्रेस जितनी सीटें पा गई। दूसरा ये कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में केमिस्ट्री भी अच्छी है, दोनों में दोस्ती भी ठीक है। तो मुझे लगता है ये दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। जी, अभी ये एक दोनों विषय मिलकर आया लड़ेंगे। जी, अभी एक बात आई इनकम्बेंसी की। देखिए अब ये सब फार्मूले पुराने हो गए। जैसे एक जमाने में एक कड़वा मिक्सचर दिया जाता तो उससे बुखार उतर जाता था। फिर जमाना बदला तो टैबलेट्स खिलाई जाने लग गई, फिर एंटीबायोटिक चलने लग गई, अब स्टेरॉइड चलने लग गए। ऐसे ही पॉलिटिक्स में भी वो जमाना चला गया जब ज्योति बसु 25 साल शायद रहे राजस्थान में, भौरव सिंह शेखावत मेरे ख्याल 17 साल रहे, और भी बहुत से नेता जो लगातार बिहार में नीतीश बने। कुमार 20 साल, बिहार में नीतीश कुमार हाँ, 20 साल। तो हाँ, नीतीश कुमार, हाँ। बात ये है इस वक्त सुरेश हाँ, दुबे जी। जी कि कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए। अगर कांग्रेस के कैडर को ये बात आज ही बता दी जाए या कांग्रेस की पार्टी के आलाकमान के द्वारा इस तरह के संकेत दें, ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आज पार्टी तैयारी अपनी इसी तरह से करे कि कैडर में एनर्जी भरे पूरी। क्या वैसी स्थिति में आप पार्टी को उत्तर प्रदेश में देख पा रहे हैं करीब से? नहीं, अभी देखिए उत्तर प्रदेश से पार्टी की मैं कोई बहुत स्थिति ठीक ठाक नहीं देख रहा हूँ। नेता आते हैं, यदा कदा थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं जुम्बिश भी हो जाती है पार्टी में। लेकिन चूंकि इनके पास उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा ऐसा नेता नहीं है जो पूरे प्रदेश भर का नेता हो। यहाँ घूम घुमा करके, जैसे अजय राय जब आए तो ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ बहुत परिवर्तन होगा। अजय राय अच्छे नेता है, सारी बातें हैं, लेकिन अब टोटल अकेले लड़ने का अगर दौर बनेगा तब तो फिर कोई बहुगुणा हो, कोई नारायण दत्त तिवारी हो, कोई कमलापति त्रिपाठी हो, ऐसा कोई नेता कांग्रेस में नहीं है इस समय उत्तर प्रदेश में जो पूरे प्रदेश में प्रभावी हो। राहुल गांधी के भरोसे है तो राहुल गांधी पूरा देश चला रहे हैं और वो अपने आप को उत्तर प्रदेश पे केंद्रित नहीं कर सकते। जी जी जी, नावेश शिको जी, जब कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि उनकी स्थिति इस वक्त क्या है, किसी भी पार्टी के आलाकमान के लिए ये जानना समझ में आता है कि वो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ है, उन्हें मालूम है कि उन्हें कितने पानी में रहना है, वो कितने पानी में है। लेकिन वो अपने कैडर को अगर ये बता दें तो स्थिति और भी खराब होगी, और अगर नहीं बताएं तो कैडर शून्य की तरफ, मतलब जिस जिस स्थिति में आप देख रहे हैं इस वक्त पार्टी को वहां पर उत्तर प्रदेश में, चाहे जिलों की स्थिति को देखें, चाहे बूथ लेवल पर देखें, तो एक तो ये है कि पार्टी की स्थिति ऑलरेडी कमजोर है, और दूसरी ये कि उसे उठाने के प्रयास भी काफी कमजोर हैं।
जी बिल्कुल, प्रयास भी कमजोर हैं और स्थिति भी कमजोर है, और जो मैंने पहले भी कहा था, जो कोशिशें की गई वो भी नाकाम रही। जबकि कांग्रेस को ये पता है, कांग्रेस का सपना है केंद्र में आना, जैसा कि वो बरसों तक रही है। और कांग्रेस ये भी जानती है कि केंद्र में तभी आ सकती है कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराया जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हमेशा ये रोल रहता है कि उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर जिसकी सरकार रहती है वो केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में होता। कांग्रेस एक लंबे समय तक केंद्र की सरकार में रही और एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में भी उसकी सरकार रही। दरअसल मामला क्या है कि कांग्रेस अपनी कमजोरी समझते हुए भी ये जानती है कि गैर भाजपाई जो दल हैं, चाहे उसमें बसपा हो चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, उन्हें कांग्रेस का सहारा चाहिए, नहीं तो कांग्रेस विपक्ष के लिए वोट कटवा साबित होगी। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की अच्छी खासी बड़ी आबादी है, 20% वोट है, और विपक्ष के लिए, भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम वोट को एक आधार समझा जाता है। और अगर कांग्रेस को विश्वास में या गठबंधन में नहीं लिया गया या उसकी मनमाफिक सीटें नहीं दी गई तो वोट बढ़ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी से कोई भी विपक्षी दल नहीं लड़ पाएगा, खासतौर से समाजवादी पार्टी, क्योंकि वोट बढ़ने में यहां पर भाजपा से लड़ाई लड़ना बड़ा कठिन है। एक सूत, एक वोट प्रतिशत का मायने रखते हैं। ऐसे में देखिए स्थिति क्या है कि अभी ये बात सुरेंद्र जी ने बिल्कुल सही कही कि हर 2-3 महीने के बाद स्थितियां पलटती रहती हैं, लेकिन कुछ बातें अभी से तय हैं। लगभग हमारा जैसा आम इंसान ये समझता है कि कोई भी दल, विपक्षी दल अकेले यहां नहीं लड़ सकता। कांग्रेस भी ये जानती है, बसपा को भी इस बात का एहसास है, और समाजवादी पार्टी भी ये जानती है कि बिना गठबंधन के बीजेपी से उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ा जा सकता। और यह भी तय है कि आगामी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कौन बीजेपी के खिलाफ वोटर होगा, कौन सा वर्ग होगा। ये खुल के कहा जाएगा तो मुसलमान बीजेपी के खिलाफ वोट डालता है और वो जो सबसे बड़ी विपक्षी ताकत होती है उसको जाता है। जैसे कि समाजवादी पार्टी में कई चुनावों में 90%, 95% मुस्लिम ने वोट दिया क्योंकि समाजवादी पार्टी लड़ रही थी। इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन साबित हुआ था। इसके अलावा अगर अगुवाई अखिलेश यादव की है या समाजवादी पार्टी की है तो यादव समाज जो एक बड़ी संख्या है वो भी बीजेपी के खिलाफ वोट डालता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होगी। 10-15% तो एंटी इनकम्बेंसी है। अब सवाल राजनीति का जो केंद्र बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में, क्या कि दलित कहां जाएगा, क्या दलित को वापस विपक्ष ले सकता है बीजेपी से या नहीं ले सकता है। इसी पर पूरे देश में राजनीति हो रही है और उसका केंद्र बना है उत्तर प्रदेश। अब दलित वोट के लिए जब सब सटपटा रहे हैं, सब अपनी ऊर्जा, अपनी रणनीति लगा रहे हैं, कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी भी, और बसपा तो दलितों का दल है ही, जिनका आधार तो दलित समाज है ही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में, जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि योगी जी चेहरा होंगे या ना होंगे, या वो प्रधानमंत्री के दौर में होंगे, क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन विपक्ष का चेहरा अगर कोई दलित हो तो जाहिर सी बात है कि वो दलित वोट बैंक जिसके लिए सब सटपटा रहे हैं, सबसे ज्यादा वोट उधर ही आएगा जहां पर दलित चेहरा होगा। और मायावती से बड़ा कोई दलित चेहरा है नहीं। मुझे लगता है आने वाले समय में एक निगोशिएशन होगा, एक मोल भाव होगा विपक्षी दलों के बीच में, जिसमें मायावती ये पेशकश करेंगी, कांग्रेस से भी और समाजवादी पार्टी से भी उनके नुमाइंदे ये बात रखेंगे कि अगर योगी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराना है, उनसे कुर्सी छीननी है और दलित वोट की सटपटाहट है, तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का मुंह त्याग दें और मायावती का चेहरा प्रोजेक्ट कर दें, वो गठबंधन में आ जाएंगी। कांग्रेस तो इसके लिए राजी हो जाएगी और कांग्रेस की इच्छा भी यही है लगातार, जैसा कि कांग्रेसी कहते रहे उत्तर प्रदेश के कि हमारे लिए सबसे ज्यादा मुफीद गठबंधन में बसपा रहेगी। तो आने वाला समय इसी कश्मकश में होगा कि विपक्ष ये तय करेंगे कि हम किसके साथ हो, किसके साथ नहीं हो। और हर विपक्षी दल का ये एहसास होगा कि उन्हें जितना साथ होगा, जितना मजबूत गठबंधन होगा, उतना वो सरवाइव कर पाएंगे और भाजपा को हराने की अच्छी रणनीति बना पाएंगे। नहीं तो आज समाजवादी पार्टी की अकेले बूते पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, बसपा तो बिल्कुल नहीं है।
लेकिन बसपा जी। सबसे कमजोर है। लेकिन बसपा का चेहरा अगर प्रोजेक्ट कर देती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलके, तो फिर लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी और दलित वोट जो बिखर रहा है वो फिर से एक बार एकजुट हो जाएगा, कम से कम उत्तर प्रदेश में। क्या दोनों युवा लड़के इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे कि बसपा का चेहरा आगे कर दे? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कृष्णकांत शर्मा जी कि अभी चुनाव में बहुत समय है और इस समय में क्योंकि बीजेपी तो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, लेकिन बाकी राजनीतिक दलों को भी रहना सिखा दिया है। जिस तरह से हम बीएसपी को देख रहे हैं, और कुछ नहीं तो बार-बार में बहन जी आकर स्टेटमेंट दे रही है। अखिलेश यादव ने तो लोकसभा में परफॉर्मेंस दी है, विधानसभा के उपचुनाव में भी सक्रियता लगातार, और वैसे भी। अब सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प नहीं है, उन्हें केंद्र की सत्ता में आना है। जैसा नागेश जी ने कहा, बिल्कुल समझ में आता है कि दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप उत्तर प्रदेश संभालो, हमें देश संभालने दो, बशर्ते कि हम उतनी मेहनत कर पाए। तो सवाल एंटी इनकम्बेंसी का भी मालूम नहीं है। अभी 2 साल का समय है, कितनी एंटी इनकम्बेंसी होगी, नहीं होगी, या कोई और मुद्दा होगा, विपक्ष कितने मुद्दों को अपने पक्ष में कर पाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में जो सबसे बड़ा फैक्टर, जिसे मुलायम सिंह सत्ता में आने का सबसे बड़ा कारण बना, उत्तर प्रदेश में यादव और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन, वो नई पीढ़ी के अखिलेश यादव बनाए रख पाएंगे? कांग्रेस पार्टी का एक परंपरागत वोटर है मुस्लिम, तो क्या उस ताकत को समझते हुए अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ समझदारी से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ निकाल पाएंगे? क्योंकि अगर मुस्लिम, यादव और दलित तीनों अगर एक साथ आ जाते हैं, तो वाकई में योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी चुनौती। बिल्कुल सही मीना जी, ये आपने जानते हैं कि लाल किला की जो झंडा है वो हमेशा यूपी से चलती है और वो जाके लाल किला तक पहुंचती है। ये सत्य है कि लाल किला पे यदि झंडा फहराना चाहते हैं तो देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी यूपी जो है वो बिहार से सटे हुई है, और बिहार और यूपी को कहा जाता है कि वो देश की सत्ता का दिशा और दशा तय करती है। यहाँ पे आपने देखा कि मुस्लिम, यादव और दलित वोट का जी आपने जिक्र किया। ये बात तो है कि दलित यदि मायावती का उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव है, मुस्लिम और यादव पे बसपा सपा का है, और कुछ फॉरवर्ड वोट और साथ में मुस्लिम वोट और मिक्स वोट यदि है तो वो कांग्रेस के साथ भी है, भले वो 5% हो, 3% हो, जो भी हो। अब यहाँ पे आपने देखा कि कांग्रेस, हर पार्टी अभी 2 साल बची हुई है और कोई भी पार्टी जिस तरह से 24 आवर बीजेपी चुनावी मोड में होती है, उसके वजह से बाकी जो पार्टियां भी है अब वो समझ चुकी है कि काम करेंगे पार्टियां हमेशा, यदि वर्करों के जनता के बीच में रहेंगे तभी जनता हमें चुनेगी। जनता बहुत बलवान होता है, बड़े बड़े प्रचंड जो है ना, बड़े बड़े नेता को हमने देखा, जनता है ना धूल बिल्कुल, चटाने में माहिर है। लोग जनता बिल्कुल। को हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि दलित के यहाँ 4 दिन खाना खा लेंगे और अपनी घर से थाली लेके जाएंगे और उनके नीचे बैठ के जमीन पे खा लेंगे। देखिए, आप बाकी लोग के घर भी ये लोग खाना खाने जाते हैं, लेकिन जब दलित की जब बातें आएगी ना फोटो खिंचवाने के लिए या खाना खाने के लिए, तो आप देखना कभी सोफा सेट पे नहीं खाते या डाइनिंग टेबल पे नहीं खाते। दलित की जो सिंबलिटी जो दिखाई जाती है वो जमीन पे खिलाई जाती है। क्यों? इसका मतलब कि जमीन दलित जमीन पे रहने वाला है। क्या उनके घर में आज ऐसे कितने दलित हैं जिनके घर में डाइनिंग टेबल भी है, सोफा भी है, लेकिन खाना जब भी खाना होगा दलित के घर जाकर तो जमीन पे खाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि गरीब जो दलित है ना उनकी बात हो रही है, तो गरीब दलित घर के नहीं है। यूपी में जो आपने देखा जिस तरह से गेम चेंजर के रूप में कांग्रेस की सारी पुरानी कमेटी को भंग कर दी गई है, और जिस तरह से राहुल गांधी वरुण गांधी से बातचीत कर रहे हैं, यदि वरुण गांधी वहां का जैसे अभी हमारे भाई साहब नवेद भाई ने बहुत ही अच्छी बात उन्होंने जिक्र किया कि कमलापति त्रिपाठी, नरेंद्र तिवारी जैसे ऐसे नेता नहीं आएंगे जिनका राज्यों में एक प्रभाव हो। एक अजय राय जैसा एक नेता से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पूर्वांचल भी है, सीमांचल भी है, यहाँ पे आप फिर यहाँ पे दिल्ली के आसपास एरिया जो कहा जाता है वो भी एरिया है। तो ये यहाँ पे जो मेरठ है, मेरठ, गाजियाबाद,
नोएडा, तो ये पूर्वोत्तर जो है ना, और ये जो पश्चिमोत्तर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कहा जाता है, वहां पे भी मजबूती होना जरूरी है। और हर जगह के अलग अलग दिशा, 4 यदि भागों में बांट दिया जाए यूपी को, तो 4 नेता वहां पे होना चाहिए उस टाइप का। तो उस तरह जी से यदि देखा जाए तो आपने पीलीभीत का जो प्रभाव वो मेरठ में भी है और इधर भी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे वरुण गांधी आते हैं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बट उनकी मदर भी है बीजेपी में, और कहीं ना कहीं ये उनके लिए डिसीजन लेना, और क्योंकि एक बार वापस गांधी परिवार में वर्षों की जो झगड़ा है आपस में, जो 2 परिवारों की लड़ाई है, सत्ता का असली वारिस कौन है, ये इसके लिए वरुण गांधी बहुत बड़ा रिस्क लेंगे। क्योंकि अभी आपको पता है कि यूपी में कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है, उस स्थिति में नहीं है। एक समय में 22 एमपी आया था, जब राहुल गांधी जब अपने कमान अपने हाथ में लिए थे, तो उस समय अलग एक माहौल था। पर जैसे जैसे सत्ता में मजबूती, ब्यूरोक्रेट्स में पकड़, और आपको भी पता है कि चुनाव में साम दाम दंड भेद, साम जो है, आपको पता है साम क्या होता है, सीबीआई ईडी, ये साम है। दाम क्या होता है, पैसा, जिसके पास सत्ता होती है उसके पास पैसा होती है। और कांग्रेस बहुत दिनों से सत्ता से दूर होने की वजह से उनके जो खजाना है वो खाली होते दिख रहा है काफी। और उसी तरह समाजवादी पार्टी और बसपा का भी खजाना है, वो धीरे धीरे कहते हैं दुश्मन के देश को यदि कमजोर करना है तो उसकी चोट जो है उसके परिवार में आग लगाकर, और वहां की इकोनॉमी इतनी कमजोर कर दो, इकोनॉमी इतनी कमजोर कर दो कि देश खुद ब खुद घुटनों के बल पे गिर जाएगा। उसी तरह यदि पार्टियों को कमजोर करना है तो सबसे पहले परिवार में विभाजन, और साथ में इकोनॉमिक इतनी ज्यादा कमजोर हो जाए तो वो पार्टियां खड़ी दोबारा नहीं हो पाती है। उसका उदाहरण आपने देखा होगा कि जिस धमखम से बीजेपी अपने पैसे के बल पे चुनाव लड़ती है, उस तरह से बाकी पार्टियां चुनाव में उतना खर्च नहीं कर पाती है। लेकिन यूपी की जिस तरह से कांग्रेस की इकाई को पूरी तरह से भंग कर दी गई है, और पूरी तरह से नई नवेली दुल्हन लाने की कोशिश जो की जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक संदेश है बीजेपी के लिए कि इस चुनाव 2027 का चुनाव जो है वो हल्के में नहीं रहेगी। हर पार्टियां अपना दमखम लगाएगी, और ये जिस दिन ये गठबंधन आपस में बसपा सपा और कांग्रेस यदि मिल गए, तो मुझे लगता है बहुत ही आसान होगा बीजेपी की सत्ता को उखाड़ कर फेंकना। लेकिन ये जब तक ईडी और सीबीआई रहेगा, जिस तरह से मायावती का जो बर्ताव दिखता है, वो लगता है कहीं ना कहीं वो अंदर से डरी हुई है। कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का शिकंजा जो है वो हमेशा डरा हुआ रहता है। हालांकि बाकी पार्टियों को भी ईडी सीबीआई का जो डंडा है, वो जो जादुई छड़ी है, वो डराई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टियां जेल जाने से नहीं डरते हुए वो वहां पे लड़ती है। ऐसा नहीं है कि लालू यादव के बेटे के ऊपर ईडी और सीबीआई का शिकंजा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के ऊपर सीबीआई और ईडी का शिकंजा नहीं है। ऐसे और भी राज्यों में ईडी सीबीआई का शिकंजा होने के बावजूद भी पार्टियां वहां जेल जाने से नहीं डरती है और दमखम से लड़ती है। ये यदि हिम्मत यदि मायावती ने दिखा दिया तो यूपी का जो दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाएगा, और यूपी में जो बीजेपी को की सत्ता को उखाड़ कर फेंकना बहुत ही आसान हो जाएगी। जी नाविक जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसकी तरफ कृष्णकांत जी ने इशारा किया है, वरुण गांधी और मेनका गांधी, क्या ये मुमकिन है? राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन जो असली वारिस कौन है, अगर उस जंग को ये लोग भुला पाएंगे, साथ हो पाएंगे उत्तर प्रदेश में वरुण को और देश में राहुल को, इस तर्ज पर क्या ये बात कहीं आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि ये बात हो तो बहुत लंबे समय से रही है कांग्रेस के भीतर, और जो कांग्रेस के वेल विशर हैं वो चाहते हैं ऐसा। पिछले साल, पिछले चुनाव में भी, पिछले 8-10 सालों में ये बातें कई बार सुनने में आई है। जी देखिए, वरुण गांधी के बारे में इस तरह की चर्चाएं होती रही, लेकिन वरुण गांधी का जो व्यक्तित्व है, जो उनका कद है राजनीतिक, जो उनके बारे में लोगों की धारणा है, वो बहुत अच्छी नहीं है। इस मायने में अच्छी मैं कह रहा हूं कि उनकी सक्रियता जो है वो अप डाउन होती रहती है। किसी भी राजनेता को किसी स्टेट में सक्रियता पूरी है, लेकिन उनकी जुबान को बंद कर दी जाती है।
यदि वो बोलना जिस तरह से उनके जुबान और भाषण में आ गए ना, और जनता उनकी बातों को सुनती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी उनकी आवाजों में टेप लगाने का काम किसी भी तरीके से की जाए, चाहे वो माँ के द्वारा हो, चाहे वो डरा धमका कर किया जाए पार्टी के द्वारा। क्योंकि आपने देखा होगा बीजेपी में कोई भी दूसरा नेता, बड़ा नेता पैदा नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि जो बराबर कद यदि हो जाएगा, आपने देखो जब जब कोई कद बड़ा हुआ है जिस पार्टी के बड़े नेताओं का, उसके या तो पार्टी से उसको निष्कासित कर दिया गया है, या एक साइडलाइन दे दिया गया हो, या राजपाल बना दिया जाता है, उनको राजपाल बना दिया जाता है, जिससे वो एक्टिव पॉलिटिक्स से वो हटके। आपने देखा, देखिए अभी देश में जितने भी राज्यपाल बने हैं देश के हर राज्यों में, आप उनको देखिए कहीं ना कहीं वो बड़े नेता है, लेकिन उनको राज्यपाल बना के उनको ठंडा किया जाता है, उनको सक्रिय पॉलिटिक्स से उनको दूर की जाती है। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया नावेद जी। हाँ, नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। सॉरी। देखिए, वरुण गांधी की चर्चा हम लोगों ने लोकसभा चुनाव से करीब 2-4 महीने पहले कितनी की थी, किस तरीके से वो बगावत उनके भाषणों से, उनके वक्तव्य में नजर आ रहा था। वो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी जिसमें है वो लगातार बगावती तेवर दिखा रहे थे, आलोचनाएं कर रहे थे, अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे थे। हम लोग तमाम कयास लगा, दरअसल क्या है कि वो क्या स्टैंड लें, वो किस धारा में बहें, किस तरह से स्थापित हो, किस तरीके से वो इतना बड़ा चेहरा बन जाए कि कम से कम एक राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट हो सके आने वाले समय में। ऐसा वो कर नहीं पा रहे हैं। उनके साथ में समस्या यह है कि कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है उनकी कि वो इधर जाए या उधर जाए, उनके सामने दोनों तरफ मजबूरियां हैं। वो फायर ब्रांड नेता हैं, वो एक पढ़े लिखे बेदाग नेता हैं, एक बड़े खानदान के नेता है, जनाधार वाले नेता भी हैं, और उनके अंदर ये सारी खूबियां हैं कि उत्तर प्रदेश में उनको स्थापित कोई भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल भी कोई उनको रेड कारपेट बिछा के उनको आमंत्रित कर सकता है। लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि कांग्रेस में उनका कुछ पारिवारिक जो एक उनके घर का जो नेहरू गांधी परिवार की एक घरेलू डिस्प्यूट्स हैं, वो सुलझ नहीं पाते। अगर पार्टी स्तर पे सुलझेंगे तो घर के स्तर पे नहीं सुलझ पाएंगे। एक चीज है ये। दूसरी चीज ये कि दूसरे दल में अगर वो कहीं जाते हैं, समाजवादी पार्टी जैसे दल में जाते हैं, तो वहां पर भी उनका कद छोटा हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव अपने से आगे उनको बढ़ने नहीं देंगे। मुख्य बात यह है कि आप ये बताइए कि किस तरीके से कद बढ़ा और घटा। आज की तारीख में नावेद जी, आज की तारीख में वरुण गांधी कहीं भी नहीं है। ऐसे में उन्हें अपने लिए कोई जमीन तो कहीं ना कहीं तराशनी होगी। बीजेपी में अब वो लगभग शून्य की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह से उनकी माँ मेनका गांधी को भी इस बार कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, और माँ बेटे के बीच भी कहीं ना कहीं एक कैबिनेट में आने को लेकर टसल देखने को मिली। तो कुल मिलाकर जो मीना जी एक इसमें सॉरी इंटरप्ट करूंगा, ये अन्ना हजारे भी देश में कुछ नहीं, बहुत ही एक सिंपल सा राले का सिद्धि से बाहर नहीं थे, लेकिन एक अन्ना हजारे जैसे लोग को देखिए प्रमोट भी किया जाता है। नेता एक तो उसमें क्वालिटी होती है, पर थोड़ी सी यदि उसको प्रमोट कर दिया जाए तो वरुण गांधी में वो आग है, लेकिन उस आग को प्रमोट करना पड़ेगा। चाहे अरविंद केजरीवाल देखिए एक छोटा सा नेता थे, लेकिन उसको प्रमोट किया गया और सही प्लानिंग की गई तो देश में वो देखिए 4 राज्यों में सिमट गए। लेकिन मुश्किल तो ये है ना कृष्णकांत जी की अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ही उसे प्रमोट करेंगे, वरुण गांधी को ये नहीं। सवाल तो जैसे कन्हैया कुमार को बिहार में नहीं प्रमोट करना चाहते हैं, कन्हैया कुमार को। लेकिन देखिए चिराग पासवान जी जब एक खुद की पार्टी बना के, भले वो 4 सीट लाए चाहे 6 सीट लाए, यहाँ पे वरुण गांधी और मेनका गांधी को यदि रियल में आप गांधी परिवार का यदि दावेदारी आप रखते हैं तो उनको एक 8 से 10 साल पहले, 15 साल पहले हिम्मत करनी चाहिए, खुद की पार्टी बनानी चाहिए। भले वो देखिए जब प्रशांत किशोर जैसे लोग भी पार्टी बना सकते हैं, जॉन स्वराज, साधु यादव जैसे लोग भी एक छोटी सी गरीब नवाज पार्टी बना सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे पार्टियां आपने देखा होगा यूपी में, ऐसे छोटी छोटी पार्टियां जिनके पास 2 एमएलए 4 एमएलए की पार्टियां हैं। आप बिहार में देख लीजिए, वहां पे निषाद पार्टी है जो 4 एमएलए की पार्टी है। झारखंड में देखिए एक पार्टी है जो 3 एमएलए की पार्टी है। तो हिम्मत करना होगा। देखिए बड़ी छलांग तभी लगाई जा सकती है जब 2 कदम बैक जाना होगा। 2 कदम बैक के लिए आपको पार्टी छोड़ के मोह माया की जाल से निकल के तपस्या करना होगा।
यदि आज जिस बहुत तरह बहुत से शुक्रिया, 40 साल बहुत उन्होंने बहुत शुक्रिया सेक्रीफाइस किया कृष्णकांत इंदिरा जी, गांधी ने, कृष्णकांत जी, नावेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ रही हूँ लेकिन समय की कमी है, लेकिन कुल मिलाकर हमारे दर्शकों को आपकी बात जो समझ में आ रही है वो ये कि वरुण गांधी को भी अब थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी, थोड़ा आगे आना पड़ेगा, और अपनी पार्टी शक्ति बनानी पड़ेगी खुद पहचाननी में। होगी, अपनी शक्ति पहचाननी होगी, क्योंकि वो कब तक इसी तरह से अपना समय निकालेंगे मेरी बात राजनीति को में। छीन लेना। वैसे भी समय की अपने आप में बहुत बड़ी कमी होती है। 24 घंटे का समय राजनीति में जो है वो 365 दिन देना होता है, कहीं कोई दिन रात का पता नहीं होता है। वरुण गांधी जैसे नेतृत्व जिनमें बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, वो उत्तर प्रदेश की सियासत में आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस पार्टी का साथ हाथ बढ़ा पाएंगे या कोई और रास्ता निकालेंगे, देखना अभी आने वाले सालों में, 2 सालों में काफी दिलचस्प होगा। अभी नजर बिहार पर भी और यूपी पर भी। उत्तरकाल में आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल को, न्यूज़ 24 के उत्तर प्रदेश चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ अपनी पहुंच, अपनी इतनी शुभकामनाएं देने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतना साथ न्यूज़ 24 को दिया है। और न्यूज़ 24 के तमाम दर्शकों से हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों में किस तरह के विषयों को हम शामिल करें, तो आप न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर हमें सुझाव दें कि आप किस किस तरह के कार्यक्रम हमारे इस कार्यक्रम में देखना चाहते हैं, कौन से विषयों को उठाना चाहते हैं, कौन से मुद्दे जो हैं आपके जिले के, आपके प्रदेश के जो हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों के जो हैं, वो इस वक्त उठाए जाने जरूरी हैं चुनाव से पहले। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।